Assalamu alaikum, student. Hope you all will be fine. आज हम चैप्टर नंबर 5 जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स है उनकी डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो पेप्टिक अल्सर और इसके बाद जो है वो लीवर सिरोसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो क्या चीज़ है। पेप्टिक अल्सर असल में क्या है? पेप्टिक अल्सर जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके इनर जो हमारे पास मिकोसा है उसकी क्या हो जाती है, उसकी जो टिश्यू होती है वो डिमेज हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो लाइनिंग बनी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, जो इनर साइड की लाइनिंग है वो डिमेज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक में भी हो सकता है और ये ड्यूरल में भी हो सकता है, दोनों जगह ये हो सकता है। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया, स्टमक दिखाया गया, इसके ये इनर वाली साइड है, यहाँ पे जो रेड रेड नजर आ रही है इसकी लाइनिंग जो है ये डिमेज हो गई है, टिश्यूज जो है वो डिमेज हो गई है। ठीक है, इसको फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर बना हुआ है। तो ये स्टमक में भी हो सकता है और ये ड्यूडिनल या इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। इसके कासेस क्या है? ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं, जब हम ज़्यादा ड्रग्स जो है वो ले लेते हैं उसकी वजह से भी हमारे अंदर जो जीआईटी है उसकी इनर लाइनिंग जो है वो डिमेज हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से कैसे होता है? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी कुछ हार्मोन्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के जो इनर लाइनिंग है वो डिमेज हो जाता है। हेवी अल्कोहल से भी हो सकता है, टोबैको यूज से भी हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शन जो हमारे पास बैक्टीरिया जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं, इसकी वजह से भी ये लाइनिंग डैमेज हो सकती है। कंडीशन दैट काज हाई गैस्ट्रिक एसिड कंसंट्रेशन, और ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारे जो अंदर स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड है अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी फिर जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाता है, जिसको फिर हम कहते हैं कि इस बंदे को क्या है, पेप्टिक अल्सर हो गया है। इसकी साइन सिम्टम्स क्या है? बर्निंग स्टमक पेन, स्टमक में पेन होगा। क्यों पेन होगा? पेन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो डिमेज हो गया है, और अगर स्टमक में से कुछ गैस्ट्रिक जूस या HCl सीक्रेट होता है तो वो उसी डिमेजिंग वाले एरिया पे लगता है, जिसकी वजह से फिर पेन होता है स्टमक में, बर्निंग पेन। ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब जो है वो कहते हैं कि इनका स्टमक जो है वो हर टाइम फुल फुल होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग मीन्स कि जो इसका स्टमक है वहाँ पे डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, और ब्लीचिंग, ब्लीचिंग जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्टमक में कंटेंट्स पड़े होते हैं वो मोस्टली जो हमारे माउथ तक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है। इंटॉलरेंस टू फैटी एसिड, फैटी एसिड पे हम लोग रेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिमेज हुआ होता है, लाइनिंग जो है वो डिमेज हुई होती है, जिसकी वजह से फिर फैटी एसिड जो है वो अच्छी तरह से हम टोलरेट नहीं कर सकते। हार्ट बर्न होता है, नोजिया होता है। ठीक है, ये सारे साइन सिम्टम्स है पेप्टिक अल्सर के। और कासिस क्या है? सबसे पहला जो है इसका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इनर लेयर प्रोड्यूसिंग एन अल्सर, जो स्टमक का अंदर वाला लेयर है जिसे हमने इधर पिक्चर में डिस्कस किया, ये वाली ये इनर लाइनिंग है। ये एच पाइलोरी क्या करता है, इसकी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो डिमेज कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर जब अगर हम कोई फूड ले लेते हैं तो हमें पेन होता है या स्टमक में पेन होता है, कंटेंट जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं। ये सारी इनकी फिर साइन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा रेगुलर यूज ऑफ सर्टन पेन रिलीवर्स, मोस्टली जो है वो जब हम ज्यादातर मेडिसिन ले लेते हैं, और मोस्टली कौन से एनसेड्स जो है, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर वो हम ज्यादा ओवर डोज ले लेते हैं, इसकी वजह से भी स्टमक के या जो जीआईटी की इनर लाइनिंग है वो भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि जो क्या नाम है, पेप्टिक अल्सर है या अल्सर है, वो हमारे पास गैस्ट्रिक में भी हो सकता है और वो हमारे पास ड्यूडिनल में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक अल्सर में उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल या हाइपो सिक्रीशन होती है। जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है या HCl है, इसकी सिक्रीशन होती है या तो नॉर्मल होगी या हाइपो या कम होगी सिक्रीशन। इसके बरअक्स ड्यूडिनल में क्या होगी, वहां पे सिक्रीशन ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर अल्सर बना होता है। दूसरा क्या है, पेन 2 to 1 hours आफ्टर मील्स रिलीव्ड बाय वोमिटिंग। इसमें पेन कब स्टार्ट होगा, जब आप खाना खा लेते हो उसके 1 या 2 घंटे बाद जो है वो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, और पेन पे जब तक आप वो फूड वोमिट ना कर ले तब तक ये पेन रहता है। तो
खाने के 1 या 2 घंटे बाद जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेन अब 2 to 3 आफ्टर पेन 2 to 3 आवर आफ्टर मील। ड्यूरल में भी जो हमारे पास पेन होता है वो भी अगर जब हम खाना खा लेते हैं तो इसके 2 से 3 घंटे बाद जो है वो पेन स्टार्ट होता है। क्यों? इसकी रीजन ये है कि फूड जब हम खा लेते हैं सबसे पहले स्टमक में जाता है, वहां पे पेन जल्दी स्टार्ट हो जाता है 1 से 2 घंटे में। और अगर हम ड्यूरल की बात करें तो वहां पे फूड जब हम खाते हैं पहले स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में, तो वहां पे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो अगर ड्यूरल अल्सर है तो वहां पे खाने के 2 से 3 घंटे बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर गैस्ट्रिक में क्या होता है? फूड एग्रीवेट्स पेन। यहाँ पे जो है वो जब हम फूड खाना खाते हैं तो इससे हमारा पेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ड्यूरल में फूड में रिलीफ पेन, जब हम फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा पेन कम होता है। गैस्ट्रिक में वोमिटिंग कॉमन होती है, ड्यूरल अल्सर में वोमिटिंग कॉमन नहीं होता। गैस्ट्रिक में क्या होता है? मोर लाइकली टू हेमरेज मैनिफेस्ट इज हेमाटोमेसिस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास हेमाटोमेसिस होता है। हेमाटोमेसिस क्या है? जब हम हमारा स्प्यूटम है उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ड्यूरल अल्सर है वहाँ पे हेमरेज नहीं होता, वहाँ पे मोस्टली जो है वो उनके साइंस सिम्टम्स क्या है? वहाँ पे मिलीन आता है, जो हमारे स्टूल है वहाँ पे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे कॉमन है? जो मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या नाम है, ए है, ठीक है, और वो अंडर स्ट्रेस हो, और ब्लड टाइप ओ और क्रोनिक इलनेस जिनको हो तो उसमें ड्यूरल अल्सर ज्यादा उनके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 डिफरेंस है गैस्ट्रिक और ड्यूरल अल्सर्स के, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है। इसके अलावा भी अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक तो एच पाइलोरी टेस्ट हम कर लेते हैं जो ब्लड टेस्ट है, और इसके अलावा भी अगर उससे भी डायग्नोज नहीं हो सकता तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना इंडोस्कोपी कर दें। इंडोस्कोपी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है वो कैमरा थ्रू माउथ अंदर ले जाते हैं स्टमक में, वहाँ पे उसकी लाइनिंग देखी जाती है कि वहाँ पे कौन सा एरिया जो है वो डैमेज है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हेमरेज होता है। हेमरेज इसलिए होता है क्योंकि अंदर लाइनिंग जो है वो ऑलरेडी डैमेज है, तो वहां से ब्लड जो है वो आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। परफोरेशन होगा, वहां पे स्मॉल स्मॉल पोर्स बन जाते हैं ड्यू टू डैमेज ऑफ लाइनिंग, या पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? जो स्टमक है और स्टमक का जो सबसे लास्ट पार्ट है जो ड्यूडिनल या इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक यूनियन ऑफ द स्टमक। तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से फिर फूड आगे पास नहीं होता। ये कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर की। ट्रीटमेंट गोल्स क्या है? रिलीव सिम्टम्स, प्रमोट हीलिंग, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिकनेक्ट। जितने भी इनको पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेन हो रहा होता है, बर्निंग सेंसेशंस होती है, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सिम्टम्स जो है वो हम मोस्टली इनको रिमूव कर सके, उनको जो है वो रिलीव कर सके पेशेंट को उसी सिम्टम्स से। हम उसको फिर मेडिसिन दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और मजीद कॉम्प्लिकेशन से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट मजीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाए, उनको पेप्टिक अल्सर के अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें कुछ हमारे पास कंजर्वेटिव थेरेपी है और कुछ हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिकल्स थेरेपी है। कंजर्वेटिव थेरेपी में ये है कि आप पेशेंट्स को क्या हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, ठीक है। रेस्ट इन द सेंस फिजिकली भी और इमोशनली भी, कि मतलब उसके बॉडी के लिहाज से भी वो इमोशनली भी फिट हो, रेस्ट में हो, कोई टेंशन ना हो उसको, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। पेशेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि आप स्पाइसी फूड्स कम से कम खाइए या बिल्कुल ना खाएं। इनको ऐसे फूड्स है जिसमें जो है वो क्या नाम है, मिर्च कम हो, ठीक है, और जो मजीद इनके लाइनिंग को डैमेज न कर सके, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर जिसको हम कहेंगे कि आप स्मोकिंग जो है वो कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए बंद कर दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म फॉलो अप केयर, और बार बार जो है आप अपना चेकअप करवाते रहें। इसके अलावा जो है अगर हम फार्मास्यूटिकल्स पे आ जाए, मतलब मीन्स के हम ड्रग्स की तरफ आ जाए कि हमने कौन कौन से ड्रग्स देनी है पेशेंट्स को, तो उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हम क्यों देते हैं? इसलिए कि अगर हम इनका ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए पेशेंट्स को हम कुछ एंटीबायोटिक्स फिर रिकमेंड करते हैं कि आपने ये एंटीबायोटिक्स लेनी है। रिकरेंस ऑफ अल्सर इज 75 to 90% इज हाई विद इन्फेक्शन। एक दफा अगर ये इन्फेक्शन ठीक हो गया तो चांसेस फिर भी है कि ये दोबारा से आ सके, ठीक है। तो एंटीबायोटिक से जो भी आपका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से अल्सर का हुआ है वो जस्ट हम इरेडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फिर एंटासिड्स हम देते हैं, इनिशियल ड्रग्स ऑफ चॉइस,
हिस्टामिन इज द फाइनल इंट्रासेलुलर एक्टिवेटर ऑफ HCl सिक्रीशन। अब हम एंटासिड्स क्यों देते हैं? एंटासिड्स हम इसलिए देते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है स्टमक में, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फिर एंटासिड्स देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा है कि जो स्टमक के लाइनिंग है, वो टिश्यूज है, वो ऑलरेडी डैमेज है। अगर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ज्यादा होती है तो जाहिर बात है वहां पे फिर पेन होगा, वहां पे जहाँ पे डैमेज है उसके साथ अगर वो लग जाते हैं तो फिर वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फिर हम एंटासिड देते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है स्टमक में वो नॉर्मलाइज हो सके, वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का काम क्या है? स्टॉप द कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन ऑफ HCl secret ion in slow gastric motility, not common use if use need to be used with caution in patient with glaucoma। अब हम एंटीकोलिनर्जिक्स कौन से ड्रग्स है जो हमारे पास मोस्टली एट्रोपिन वगैरह है, ठीक है, हम वो देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि मजीद वहां पे अगर कुछ हमारे पास HCl की सिक्रेशन है या गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन है, उसको अब्जॉर्ब करने से उसके अब्जॉर्प्शन स्टॉप करने के लिए हम फिर एंटीकोलिनर्जिक देते हैं जैसे एट्रोपिन, ताकि मजीद इसकी लाइनिंग डैमेज ना हो। ठीक है। और हमने ये वाली देनी है किसी पेशेंट को तो हमने पहले उनसे पूछना है कि आपको कुछ ग्लूकोमा या इस तरह कोई डिजीज नहीं है, क्योंकि ये उन पेशेंट्स में फिर ये कंट्राइंडिकेटेड है, हम नहीं देते उन पेशेंट्स में। फिर इसमें जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने कौन से करनी है? अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको मिल जाता है वार्ड में और उनके लिए फिर एज नर्स आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो है इनका जो मील्स है, इनका जो खाने का टाइम है वो हम डिवाइड कर सकते हैं कि आप एक टाइम पे ज्यादा ना खाएं, बिल्कुल वक्फे से आप कम कम खाना खाएं। 3 मील्स अ डे डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। आप कम कम खाएंगे तो जो एसिड प्रोडक्शन होती है, जो HCl है, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसकी प्रोडक्शन फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से मजीद जो लाइनिंग डैमेज है उसको मजीद हम डैमेज होने से बचा सकते हैं। डिक्रीज फूड दैट स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन इन काज डिस्कम्फर्ट। ऐसे फूड्स हम बिल्कुल पेशेंट्स को न दें जो मजीद इसके एसिड सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर सके या इंक्रीज कर सके। मीन्स की स्पाइसी फूड्स और इस तरह के फूड से हमने पेशेंट्स को बचाना है। ट्रीट पेन विद रेस्ट डाइट एंड ड्रग थेरेपी। अगर पेशेंट्स को पेन है तो उसके पेन हमने रिलीव करना है, पेशेंट को रेस्ट देनी है, उनको ऐसे डाइट देनी है ताकि इनके पेन जो है वो रिलीव हो सके। या अगर इससे भी नहीं होता तो लास्ट में हम पेशेंट्स को कोई ड्रग्स दे देते हैं, कोई मेडिसिन दे देते हैं। एजुकेट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन। पेशेंट्स को हमने ये भी बताना है कि उनकी स्ट्रेस उन्होंने कैसे मैनेज करना है या इनका स्ट्रेस एज नर्स आपने कैसे खत्म करना है ताकि पेशेंट रिलैक्स हो और मजीद इसकी हार्मोन या एंजाइम सिक्रिएट ना हो जो इनकी लाइनिंग जो ऑलरेडी डैमेज है स्टमक की या ड्यूडेनल की, वो मजीद जो है वो खराब ना हो सके, मजीद डैमेज ना हो सके। इसलिए इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है कि हमने इनको कैसे एजुकेट करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो इस ट्रीटमेंट से ठीक ना हो सका तो फिर हमने लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स में सबसे पहले तो डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा पेप्टिक अल्सर में ये होता है कि जो एसिड सिक्रेशन होती है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो HCl है, जो पेप्सिन है, जो स्टमक में सिक्रेट होता है, उनकी सिक्रेशन को हमने कम करना है। सिक्रेशन इसलिए कम करना है कि जो ऑलरेडी इनके लाइनिंग डैमेज है, अगर उस पे ये एसिड्स, ये HCl, पेप्सिन लगेंगे तो मजीद डैमेज हो सकता है उसकी लाइनिंग, स्टमक के लाइनिंग या इसके ड्यूडेनल के लाइनिंग, जहां पे भी ये टिश्यूज डैमेज है। ठीक है। तो इस सिक्रेशन को कम करने के लिए अगर ये डाइट से नहीं ठीक होता, अगर ये ड्रग से नहीं ठीक होता, तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचती है सर्जरी की। तो फिर हम पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं। फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं वेगोटमी। वेगोटमी क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिसमें से जो हमारे पास जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व, उसको हम काट देते हैं। इसको हम इसलिए काट देते हैं क्योंकि वेगस नर्व का काम है कि जो हमारी सिक्रीशन है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो पेप्सिन है, उसको बार बार स्टिमुलेट करते हैं इसको सिक्रीशन को। तो जब वो हम काट देते हैं तो फिर हमारे पास क्या होती है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है, उसको, उसकी सिक्रीशन को ये रिड्यूस कर देता है जो वेगस नर्व है। वेगस नर्व अगर नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर गैस्ट्रिक एसिड की और HCl की सिक्रेशन नहीं होगी और हमारा जो लाइनिंग डैमेज हुआ होता है वो हीलिंग की तरफ जाएगा। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम जो वेगस नर्व है उसको हम काट देते हैं वेगोटमी को।
इसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड प्रोसीजर है वो हमारे पास है पाइलोरोप्लास्टी। ये भी हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है जिसे हम पाइलोरस ईंट कहते हैं, उसके हम क्या करते हैं, उसको हम काट देते हैं ताकि डायरेक्ट जो है वो हमारी, या काटते हैं या हम जो उसकी जो लाइनिंग है ना लास्ट वाली, देखिए स्टमक के हमने डिफरेंट पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट है वो हमारे पास पाइलोरस ईन है, वो पाइलोरस ईन को हम किसी भी तरीके से वाइड कर देते हैं, इसकी जो हमारे पास डायमीटर होती है उसको हम वाइड करते हैं ताकि जो स्टमक में कंटेंट्स पड़े होते हैं वो इजिली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे प्रोसीजर है जिसमें हम लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक को वाइड कर देते हैं ताकि कंटेंट इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच सके। उसके बाद जो है वो हमारे पास गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी है। ये हमारे पास ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्टमक को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं जियोजेनम के साथ, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें स्टमक को हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जियोजेनम के साथ, ड्यूडेनल के साथ नहीं, क्योंकि ड्यूडेनल वहां पे अगर ड्यूडेनल में कोई प्रॉब्लम है, वहां पे कोई अल्सर बना होता है तो फिर हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पे स्टमक को डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जियोजेनम पार्ट के साथ, और वहां पे जो कंटेंट पड़े होते हैं स्टमक में वो डायरेक्ट चले जाते हैं फिर जियोजेनम में, ठीक है। इसके बाद जो है वो एंट्रेक्टमी है। एंट्रेक्टमी हमारे पास जो है वो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, ठीक है, पाइलोरस के बाद जो है वो हमारे पास एंट्रम आता है, उस एंट्रम को हम कंप्लीटली उसमें से रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट स्टमक को कनेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स है जो हम पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स अगर बाकी थेरेपी से ठीक नहीं होता तो फिर हम ये प्रोसीजर उस पेशेंट्स में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने पहले बात की है वेगोटमी की, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे वेगस नर्व, ये देखिए यहाँ पे ये वेगस नर्व है, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर हम काट देते हैं ताकि सिक्रीशन जो है वो हम मजीद बंद कर सके, मजीद वहां पे सिक्रीशन ना आ सके, ठीक है। गेस्ट्रो duodenectomy, removal of the lower portion of the stomach and small portion of the duodenum and connect remaining of stomach to duodenum। इसके बाद जो है वो गेस्ट्रोजेनोस्टमी है, रिमूव लोअर स्टमक एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ duodenum, reconnect stomach to duodenum, सिंपल। सब टोटल गेस्ट्रोस्टमी है, रिमूवल डिस्टल थर्ड ऑफ स्टमक रिकनेक्टेड टू duodenum और jejunum, यहाँ पे हम duodenum के साथ या jejunum के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं स्टमक को। टोटल गेस्ट्रोस्टमी क्या है, इसमें हम टोटली जो है वो स्टमक को रिमूव कर देते हैं और एसोफेगस को डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं jejunum के साथ, जो भी फूड हम खा लेते हैं थ्रू माउथ वहाँ एसोफेगस बीच में से हम स्टमक निकाल देते हैं और फूड डायरेक्ट चले जाते हैं फिर हमारे jejunum पार्ट में। ये कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। डंपिंग सिंड्रोम क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक सर्जरी, अगर हम पेशेंट्स की जो है वो गैस्ट्रिक सर्जरी कर देते हैं उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं उसको फिर हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। उसमें वर्टिगो है, स्वीटिंग है, पल्पिटेशंस होती है बंदे को, ठीक है, साइनकोप है, फॉलर है, टेकिकार्डिया, ये सारे साइन सिम्टम है आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी ये हो सकती है, ठीक है। occurs after eating rapid emptying of the hypertonic stomach contents into the small intestine fluid, फिर कहाँ पे जाता है, फिर गट में चला जाता है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, आपको इंटेस्टाइन अगर फूड सारा चला जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, क्रैम्पिंग बनती है, आपकी फूड डाइजेस्ट नहीं होती है, वहाँ पे एब्डोमिनल आप खाते रहते हो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, फूड आपकी वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, क्रैम्पिंग हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फूड से एब्जॉर्प्शन नहीं होती ब्लड में। Later get rapid elevation of blood glucose followed by insulin secretion in hypoglycemia। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे फूड जब डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक में पड़ा होता है या हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा होता है, वहां पे जो हमारे पास इस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं, वो ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, ब्लड में ऑब्जर्व भी नहीं होता, तो क्या फिर क्या होता है, फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हो, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जो मजीद कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। मैनेजमेंट क्या है, 6 स्मॉल मील्स हमने लेने हैं, ऐसे फूड लेने हैं जो कम कार्बोहाइड्रेट्स में एंड रिफाइंड शुगर्स, मॉडिफाइड फैट्स एंड हाई प्रोटीन्स, फ्लूइड्स बिटवीन एंड नॉट विद मील्स, खाने के बीच बीच में जो है वो आपने फ्लूइड्स लेना है। लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर मील, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको चाहिए कि आप कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट के लिए जो है वो लेट रहे। नर्सिंग केयर आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी,
अगर किसी पेशेंट की गैस्ट्रिक सर्जरी हो जाती है तो कौन सी ऐसी केयर है जो हमें देना चाहिए पेशेंट्स को? सबसे पहले ये है कि इसके नो साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ताकि पेशेंट्स को गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई गैस्ट्रिक डायलेशन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, परफोरेशन ना हो, ठीक है। वहाँ पे इनकी एनजी जो है, एनजी ट्यूब मस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू पे हमने फूड देना होता है पेशेंट्स को। तो उसकी सक्शनिंग, डू नॉट इरिटेट रिपोजिशन ट्यूब, ट्यूब को आप लोगों ने ज्यादा छेड़ना नहीं था कि ये रिपोजिशन ना हो, बाहर ना निकल सके, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रेनेज आपने देखना है कि उसमें कौन से टाइप के ड्रेनेज आते हैं, ग्रीनिश है, रेड है, या जो भी है वो सब आपने देखना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन देनी है पेशेंट को। जाहिर बात है, जब पेशेंट जो है जिनकी सर्जरी होती है वो मोस्टली पे हम कहते हैं पेशेंट 6 घंटे के लिए या जितना भी टाइम उनके लिए इनप्योर रखना है, ठीक है। नन पर ओरल, ग्रेजुअली एडवांस फ्रॉम क्लियर लिक्विड्स टू फुल लिक्विड्स देन सॉलिड फूड। हमने आहिस्ता आहिस्ता अगर फिर एनपीओ के बाद स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहले इसको फ्लूइड से स्टार्ट करना है। अपने फ्लूइड देनी है 1 गिलास, 2 गिलास, हाफ गिलास, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं। असिस्ट फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें देखना है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा। साइज ऑफ मील्स चेंज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सर्जरी। अब जो मील्स है उसके साइज, उसके टाइम जो है वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सर्जरी कौन सी हुई है, इसकी बेगोस्टमी हुई है, पायलोप्लास्टी हुई है, गिस्ट्रोस्टमी हुई है, कौन सी सर्जरी हुई है, उसके हिसाब से फिर हम इसकी मील की साइज और टाइमिंग हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी टाइम पे कौन सा खाना देना है पेशेंट्स को। Gastric surgeries can have serious effect on absorption of vitamin B12, folic acid, iron, calcium, vitamin D। जिस पेशेंट की भी गैस्ट्रिक सर्जरी होती है तो फिर उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो फिर विटामिन बी अब्जॉर्प्शन नहीं होता, फोलिक एसिड अब्जॉर्प्शन नहीं होते, आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होता, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीजें फिर अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, मुश्किल से। और ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली चांसेस होते हैं इसकी कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो इंटेस्टाइन है वो ड्यूरिंग सर्जरी डिस्टर्ब हुई होती है, तो वो इतनी जल्दी फिर मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। तो एक मोस्ट जो हमारे पास कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कॉन्स्टिपेशन भी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारे पास जो है, जैसे हमने पहले कहा है कि हमने इंसेट्स देनी नहीं है पेशेंट को, क्योंकि वो मजीद लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं, तो हमने इसको डिसकंटिन्यू करना है। अल्कोहल, टोबैको एंड कैफीन, ये ऐसी चीजें हैं जो मजीद आपकी जीआईटी की ट्रैक जो लाइनिंग है जो ऑलरेडी डैमेज है उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, इसलिए इन चीजों को हमने अवॉइड करना है। रीइंफोर्स डाइट, डाइट हमने पेशेंट को कहना है कि आपने ये अपना डाइट लेनी है। टीच साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे हमने बताया कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। अवॉइड रिस्क फैक्टर्स, और ऐसे फैक्टर्स को भी हमने अवॉइड करना है जो मजीद आपकी सर्जरी साइट को नुकसान पहुंचा सके, वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर सके, वहाँ पे जो है वो डिस्टेंशन हो सके। तो ऐसे रिस्क जो है वो हमने पेशेंट्स की अवॉइड करना है, इन चीज़ों से पेशेंट्स को बचाना है हमने। ये सारा जो जो भी अभी हमने पढ़ा ये रिलेटेड था पेप्टिक अल्सर की, कि पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर उसका वो है क्या चीज़, उसके साइंस सिम्टम्स क्या है, उसकी कासेस क्या है, उसकी जो है वो हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर इससे भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो लास्ट में हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, और वो कौन कौन सी सर्जरी जो हम कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है लीवर सिरोसिस, ठीक है। लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस हमारे पास ऐसे कंडीशंस है जिसमें जो लीवर्स के नॉर्मल सेल्स है वो स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स इनके जो नॉर्मल सेल्स है लीवर्स के, इट इज कन्वर्टेड टू स्कार टिश्यूज, ठीक है। वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वो टिश्यूज जो है वो जो सेल्स होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स वो रहते नहीं है, नॉर्मल से वो स्कार बन जाते हैं, ठीक है। किस वजह से? इसके डिफरेंट रीजंस है कि किसी को हेपेटाइटिस है, कोई ज्यादा जो है वो अल्कोहलिक पी लेता है कुछ, ठीक है। तो इसके फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट इज अ कॉमन इन रिजल्ट ऑफ मैंने क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर, जो पहले से आपको कोई लीवर के डिजीज चलते आ रहे हैं उसकी वजह से भी आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये देखिए जैसे पे पिक्चर में क्लियर दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक हेल्थी लीवर है जिसकी सेल्स, जिसकी टिश्यूज बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और नीचे इसका सिरोसिस है। सिरोसिस के लीवर में आप देखिए इसकी सेल्स देख के, इसकी टिश्यूज देख के तो आपको इसमें वाज़ेह फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल एक हेल्थी लीवर होता है उसके सेल्स ठीक होते हैं, ठीक फंक्शन कर रहा होता है, और जो सिरोसिस वाला लीवर है उसके सेल्स जो है वो इसमें स्कार्स बन जाते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं, वो नॉर्मल से हट के जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं लीवर सिरोसिस।
इसके अगर टाइप्स की हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स है मेनली सिरोसिस के। सबसे पहले जो है वो अल्कोहलिक सिरोसिस है। अल्कोहलिक सिरोसिस जैसे इनके नाम से जाहिर है कि ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो ज्यादातर अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन जो है वो यूरोप में होता है, क्योंकि यूरोप में लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सिरोसिस वहाँ पे ये अल्कोहलिक सिरोसिस मोस्टली कॉमन है, ठीक है। in which the scar tissue correctly surrounds the portal area। तो हमारा पोर्टल वेन है, वहां पे ये मोस्ट प्रोबेबली उस एरिया को, इसकी टिश्यूज को स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस है। ये कौन सा है? इन विच देयर आर ब्रॉड बेन्स ऑफ स्कार टिश्यू इज अ लेट रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस अबाउट ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ये मैंने पहले बताया कि अगर लीवर सिरोसिस होता है तो इसकी बैक रीजन होती है कि आपको कोई ना कोई लीवर की डिजीज पहले से हो या है या पहले हुआ है। जैसे हेपेटाइटिस है, अगर किसी को एक्यूट है या क्रोनिक हेपेटाइटिस है और वो उसने ट्रीट नहीं किया तो उसके बाद जो है वो उसके लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद जो है वो बाइलरी सिरोसिस है, इन विच स्कैरिंग अकर्स इन द लीवर अराउंड द बाइल डक्ट। वहां पे जैसे नाम से जाहिर है वहां पे इसके जो बाइल डक्ट है, जहाँ पे लीवर से बाइल सिक्रेट होते हैं और बाइल डक्ट में फिर वो स्टोर होते हैं, तो वो उस रीजन के जो टिश्यूज होते हैं वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको फिर हम कहते हैं बाइलरी सिरोसिस। दिस टाइप यूजुअली इज द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। जहाँ पे आपकी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आपकी लीवर से इनफ अमाउंट में बाइल्स नहीं सिक्रेट होते, नीचे बाइल डक्ट में नहीं आते, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, लीवर से बाइल प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। जिस वजह से फिर वहां पे टिश्यूज जो है वो स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू वन। इसके कासेस क्या है? अल्कोहलिक। सबसे फर्स्ट कास इसका अल्कोहल है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं इनकी लीवर्स के सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एबनॉर्मल सेल्स में या स्कार सेल्स में। दूसरा ये है कि पेटी लीवर, ऐसे लोग जो मोटे लोग हो, जिनका लीवर जो है वो पेटी हो, इनको भी सिरोसिस हो सकता है। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, जिनको बहुत ज्यादा हर्ष से हेपेटाइटिस चलता आ रहा हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो क्रोनिक को वो ट्रीट इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनके सेल्स जो है वो फिर स्कार सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। बाइलरी डिजीज है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे कि बाइलरी डिजीज है, प्रोलॉन्ग कोलेस्टेसिस है, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि आपकी जो लीवर से बाइल प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे कोई ब्लॉकेज होता है और वो बाइल डक्ट में नहीं जाता है, उसको फिर हम कहते हैं कोलेस्टेसिस, ठीक है। आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीजेज है और ऐसे बच्चे जो विदाउट बाइलरी डक्ट जो है वो उनकी पैदाइश होती है, उनको भी ये लीवर सिरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अदर कासेस केमिकल्स में अल्कोहल है, फैट है, सर्टेन मेडिकेशन है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। वायरसेस है, डिफरेंट टाइप का वायरस है जिसको हमने कहा था हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। टॉक्सिक मेटल जिसमें आयरन है, कॉपर है, दैट एक्युमुलेट इन द लीवर एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज। देखिए हमने ये ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि जितनी भी हमारी ब्लड है वो अगर वेरीफाई होता है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो वो लीवर्स में से होता है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसे टॉक्सिन्स रह जाए जो लीवर्स को मजीद नुकसान दे सके, इनकी सेल्स को स्कार सेल्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये डिफरेंट कासेस है जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स क्या है इसके? लीवर इनलार्जमेंट है, नॉर्मल से जो है उनकी साइज बढ़ जाता है, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, एसाइटिस हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके उनके एसाइटिस हुई होती है, उसकी पेट में जो है वो पानी भरा पड़ा होता है, ठीक है। इन्फेक्शंस, पेरिटोनाइटिस, विटामिन डिफिशिएंसी एंड एनीमा, इस पेशेंट्स में एनीमा भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप लोगों ने वार्ड्स में देखा हो तो। मेंटल डिटोरिएशन होता है। मेंटल डिटोरिएशन इसलिए होता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ये लीवर डिजीज के, वो इनकेफ में चले जाते हैं। इनकेफ में, इनकेफ मीन क्या? इनकेफ मीन के वहां पे आपका अमोनिया, जो आपका अमोनिया है, जो आपके नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो सारे आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिटोरिएशन भी हो सकता है। लास्ट हेपेटाइटिस, रेक्सिया, फटीग, टायर्डनेस, इजी ब्रोजिंग। ब्रोजिंग इसके पेट में हम लोगों ने देखा होगा, जो उसके वेन आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स है लीवर सिरोसिस के।
अगर डायग्नोसिस की हम बात करें तो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि हमें कैसे पेशेंट फील होता है, ठीक है, इसके कलर कैसा है पेशेंट्स की, हम इसकी आई देखते हैं, इसकी पूरी बॉडी के फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है। एक्सरे स्टडीज भी हम कर लेते हैं, एलएफटीज भी करते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी, ठीक है, बायोप्सी, ये सारी चीजें जो है वो हम लीवर सिरोसिस के डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? स्टॉप अल्कोहल एंड टॉक्सिक ड्रग्स, करेक्ट न्यूट्रिशन स्टेटस बाय विटामिन, nutritional supplements, high calories and low protein, treat ascites and fluid overload by the following। अगर पेशेंट को ascites है या पेशेंट जो है वो फ्लूइड ओवरलोड में है तो उसको हम ट्रीट कर सके कैसे। डेली हमने पेशेंट का वेट करना है, इसके एब्डोमिनल ग्रेथ असेस करना है कि आज अभी इसके एब्डोमिनल ग्रेथ 34 है तो कल हमने फिर करना है कि कल कितना है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है ascites, ज्यादा फ्लूइड तो एक्युमुलेट नहीं हुई इसके पेट में, तो इसलिए हम बार बार इसका डेली वेट और इसके एब्डोमिनल ग्रेथ हम रोज करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड वाटर इनटेक, बेड रेस्ट, ठीक है, डायलिसिस देते हैं पेशेंट्स को, कौन सी स्पायरोलेक्टिन, ताकि जितने भी इसके बॉडी में फ्लूइड है वो आराम से निकल सके। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम जाते हैं एब्डोमिनल प्रेसेंथिसिस पे, थ्रू सिरंज जो है वो हम इनसे फिर फ्लूइड जो है बाहर निकाल रहे होते हैं। एडमिनिस्टर अल्बुमिन टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे पेशेंट्स में हम अल्बुमिन भी देते हैं क्योंकि वहाँ पे एडीमा बना होता है इसके हाथ में पाँव में, उसी एडीमा को कम करने के लिए हम पेशेंट्स को फिर अल्बुमिन भी देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लीवर फेलियर सच एज एंटीएमेटिक भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलोज मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो एनकेफ में चले जाते हैं उसके अमोनिया, उसके सारी जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो इसकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं जिससे मजीद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, आप जो है वो कोमा में जा सकते हो, आपकी मेंटल डिटोरिएशन हो सकती है। उसको रिमूव करने के लिए पेशेंट्स को हम फिर मेगा मेगा नीमा देते हैं, इलेक्ट्रोज देते हैं ताकि इनकी जितनी भी हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो बाहर निकल सके किसी तरीके से। नर्सिंग असेसमेंट जो है वो हम कैसे करते हैं स्पेसिफिक टू सिरोसिस, इसमें हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट्स का करंट स्टेटस क्या है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अल्ट्रा बाउल हम देखते हैं कि इसकी बाउल मूवमेंट, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा पेशेंट की, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं हेल्थ हिस्ट्री में। फिर फिजिकल असेसमेंट हम पेशेंट की करते हैं, वाइटल साइंस का, मेंटल स्टेटस, कलर, स्किन कलर, पेरिफेरल पल्सेस, एडीमा, ठीक है, एब्डोमिनल असेसमेंट, ये सारी चीजें जो है वो फिर हम फिजिकल असेसमेंट में देखते हैं पेशेंट्स की। नर्सिंग केयर में क्या है, obtain हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेन एंड रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं पेशेंट्स की, परफॉर्म एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड असेसिंग फॉर एसाइटिस, हम ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को असेस करते हैं, डेली इनका वेट करते हैं, इनके एब्डोमिनल ग्रेड डेली हम चेक करते हैं, इसका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं कि पेशेंट ठीक है नहीं है, जीसीएस इसका कैसा है, फ्लूइड न्यूट्रिशनल स्टेटस हम देखते हैं पेशेंट्स का, पेशेंट्स का नॉलेज देखते हैं कि पेशेंट के पास कितना नॉलेज है रिगार्डिंग दिस डिजीज। इसके बाद जो है वो रिड्यूस मेटाबॉलिक डिमांड ऑन द लीवर, जितना भी हम उस पे लीवर पे बर्डन कम कर सके तो इतना बेहतर होगा। पेशेंट्स को बेड रेस्ट हम देते हैं, एलिमिनेट इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू द लीवर, ऐसी चीजें हम ना कर सके जो हमारे लीवर को मजीद नुकसान दे सके, जैसे सेडेटिव्स है, एफॉइड्स है, अल्कोहल है, जितने भी ड्रग्स है, जितने भी फूड है, वो जब हम खा लेते हैं ब्लड बन जाते हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ भी होती है, लीवर में होती है, ठीक है। तो लीवर को हम ज्यादा से ज्यादा उसकी एक्टिविटीज को हमने कम करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, लो प्रोटीन हमने प्रोवाइड करनी है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कैलोरी, सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है, इसलिए करनी है ताकि मजीद फ्लूइड बॉडी में एक्युमुलेट ना हो सके। मल्टीपल विटामिन थेरेपी हमने देनी है पेशेंट्स को, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सोडियम if there is edema or ascites, अगर पेशेंट्स को एडिमा है या ascites है तो फिर हमने फ्लूइड्स भी रिस्ट्रिक्ट करनी है, पेशेंट्स को सोडियम भी नहीं देना, क्योंकि सोडियम का काम है फ्लूइड्स को एक्युमुलेट करना बॉडी में, और ऑलरेडी हमारे बॉडी में एडिमा है, एसाइटिस है, तो इसलिए फिर हम सोडियम नहीं देते। प्रोवाइड माउथ केयर बिफोर मील, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी खाने से पहले पेशेंट्स को माउथ केयर देना है ताकि उनको मजीद इन्फेक्शन अंदर ना जा सके, ठीक है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट और डेली वेट, इन्फेक्शन से हमने पेशेंट को प्रिवेंट करना है कैसे, ताकि उसको हम गुड हाइजीन दे सके पेशेंट्स को, असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली यूरिनरी, इनकरेज डीप ब्रीथिंग, पोजीशन चेंज ताकि वहां पे पेशेंट्स को कोई शोर न बन सके, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, ठीक है। इसका यूरिन मॉनिटर करना है हमने, स्टूल, गम, सारी जगह जितनी भी जहां से ब्लीडिंग हो सकती है उसको हमने मॉनिटर करना है। मॉनिटर थ्रोम्बिन टाइम जो हम कहते हैं पेशेंट्स के पीटी आईएनआर करवा दे तो वो हमने मॉनिटर करना है कि वो नॉर्मल रेंज में हो ताकि पेशेंट जो है वो
ब्लीडिंग से हम बचा सके। अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो फिर हमने इनको विटामिन के इंजेक्शन एडवाइस करना है या देना है पेशेंट। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एसाइटिस हो सकती है पेशेंट को, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है कि इसके पेट में पानी कुंडट हो सकता है, हेपेटिक इनकेफ में पेशेंट चला जा सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, विजरल ब्लीडिंग हो सकती है, जो अंदर इसके ऑर्गन्स है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे एसोफेगस स्टमक है, इसकी स्प्लीन की साइज भी इंक्रीज हो सकता है और अल्टर ब्रेन फंक्शंस भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को जिनको सिरोसिस हो, जिनकी सेल्स जो है वो नॉर्मल से स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट हुआ हो। एबिसाइटिस क्या है, abnormal intraperitoneal accumulation of watery fluid containing small amounts of protein। ऐसे हमारे पास फ्लूइड्स या वाटर जो हमारे पेट के अंदर कुमुलेट हुआ होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट हमारे पास प्रोटीन की भी होती है जो वाटर कुमुलेट होता है हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। इसके साइंस सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो जाती है, आपका पेट जो है वो बढ़ जाता है, फिटीग होती है, बंदे को थकावट होती है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है। जाहिर बात है जब आपके पेट में पानी जमा हुआ होता है तो वो आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, फिर आपको जो है वो सांस में भी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट क्या है, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ एसाइटिस, डिपेंड करता है कि एसाइटिस कितनी है, ज्यादा है, कम है। फिर हमने जो है वो फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्शंस करनी है, जस्ट 500 to 1000 ml पर डे हम उसको दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। पेशेंट्स को हमने डायरेटिक्स देनी है, जैसे प्रोसमाइड है, स्पारोलेक्टोन है, ठीक है, ये ऐसे प्रोसमाइड है जिसके थ्रू हमारे बॉडी से फ्लूइड्स बाहर जा सकते हैं। प्रेसेंटेसिस हम करते हैं, पेशेंट से फ्लूइड्स हम बाहर निकालते हैं किसी सिरिंज के थ्रू। फिर जो अगर हम बात करें इसके हेपेटिक इनकेफ की, तो हेपेटिक इनकेफ असल में क्या चीज़ है, उसमें जो हमारा अमोनिया है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अमोनिया है, जो हमारे नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर सारा वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव और मोटर चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, आपके मेंटल डिटोरिएशन, आप ठीक आपको हो जाती है, आप थकावट महसूस कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेक्सिस अर्ली साइन दैट चेंजेस इन पर्सनालिटी इन मेंटेशन अकर्स। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेसेस क्या है, इसमें ये ऐसे कंडीशन है जिसमें जो हमारे हाथ है ना उसमें ट्रिमर्स से हो जाते हैं। जब आप आपको कोई बंदा कहे कि आप अपने हाथ जो है वो ऐसे हम मुझे दिखाएं, जो आपके फॉर्म है, फिंगर्स है, तो आप उसको जो है ऐसे नहीं दिखा सकते, उसमें से क्या होती है, उसमें ट्रिमर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके हाथ में ट्रिमर्स पड़ जाते हैं, तो वो सबसे पास साइन है। कोमा में भी जा सकते हैं क्योंकि सारे नाइट्रोजनियस वेज बॉडी में एक्युमुलेट हो रहे होते हैं, ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोसेस कैन बी रिवर्स और इम्प्रूव्ड बाय बॉडी नाइट्रोजनियस वेस्ट। जब हम इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट को, तब फिर जो है वो हमारी बॉडी रिवर्स हो जाती है, अपनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर कर लेती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। ये आप लोग पढ़ ले अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ दो डिजीजेस पढ़े, एक फिफ्टिक अल्सर और एक लीवर सिरोसिस। जहाँ पे किसी को समझना है तो वो बेशक बाद में मुझसे पूछ सकते हैं।